हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी, क्योंकि जो जो पेपर जिस तरीके से आ रहे हैं ना, उनके बेस पे आज हमारा दूसरा डे है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके आगामी आगामी एग्जाम के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीके जीएस के ये 50 क्वेश्चन से आपको सीधे डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ये उन्हीं पैटर्न्स पर हैं जिन्हीं पैटर्न्स पर अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहले हिस्ट्री से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चोल राजा राजेंद्र राजेंद्र प्रथम के 9 सैनिक अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो उसका जो तिरुमलाई अभिलेख है ना, किसका? चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम। तो वो किसके बारे में, इनके जो 9 सैनिक अभियान है ना, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इसके बारे में एक बात और आप याद रखना कि इन्होंने अपनी जीत को इस तरीके से विस्तृत किया था कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, उसको ये राजेंद्र चोल है ना, उसको अपने नाम पर, मतलब बंगाल की खाड़ी को चोल की खाड़ी के नाम से जानने लग गए थे। तिरुमलाई चट्टान अभिलेख तमिलनाडु राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियानों एवं श्री विजय पर, जिसको आज सुमात्रा बोलते हैं इंडोनेशिया पर, उनकी विजय का विवरण देता है। उत्तर मेरू जो अभिलेख है चोलों की स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ऐहोल अभिलेख की बात करें तो रवि कीर्ति द्वारा द्वितीय पुलकेशन, जो पुलकेशन द्वितीय को जब हर्षवर्धन को हराया था ना, उसकी जानकारी देता है। मतलब कि उत्तर मेरू अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? वो है चोलों की स्थानीय सुशासन से। और तिरुमलाई हो ही गया क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा ऐहोल जो है वो है रवि कीर्ति का। कब? जब पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? राजा हर्षवर्धन को हराया था। उसकी जानकारी मिलती है रवि कीर्ति की ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के जीतल के सिक्कों का उपयोग करके सांकेतिक मुद्रा की प्रणाली शुरू की थी? क्योंकि ये प्रयोग तो किए थे उन लोगों ने, उसने, लेकिन वो फेल हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने प्रयोग किए थे सांकेतिक मुद्रा के, क्योंकि राज्य में क्या हो गई थी, चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए चांदी के टंके की जैसे वो नहीं होता के स्थान पर तांबे पीतल के सिक्कों का उपयोग किया था। मतलब वैल्यू उतनी ही रहेगी और सांकेतिक मुद्रा हो गई ऐसा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 में सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का शुरू किया था। इल्तुतमिश ने भी किया था। कब? दिल्ली सल्तनत में। टंका और तांबे का जीतल और चांदी का टंका किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन आगे चलकर जब मोहम्मद बिन तुगलक आए ना, तुगलक वंश में, तो उसने, चूंकि चांदी की कमी हो गई, तो सांकेतिक मुद्रा चलाई पीतल एवं तांबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध पुरंदर की संधि जो थी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज एवं औरंगजेब की ओर से निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? पुरंदर की संधि जब हुई थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में किस किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो हस्ताक्षर किए गए थे मिर्जा जय सिंह जो थे। औरंगजेब 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। और जो मिर्जा जय सिंह है ना, उसने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1815 में कलकत्ता में स्थापित आत्मीय सभा के संस्थापक ये थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इन्होंने ही 1818 में आगे चलकर ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। 1828 में उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर की जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस संस्था की स्थापना की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक घटना, जो चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी? चोरी चोरा घटना, इसके कारण असहयोग आंदोलन जो है ना, वो स्थगित करना पड़ा था। तो ये 1922 में हुई थी, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, जब भीड़ जो थी, आंदोलनकारी जो थे, उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। महात्मा गांधी ने इससे आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो
गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसको पूना समझौता बोलते हैं, पूना पैक्ट बोलते हैं। वो निम्नलिखित में से किस जेल में हस्ताक्षरित किया गया था? उस टाइम पे क्या था, गांधी जी जेल में थे। तो किस जेल में थे? तो ये थे यरवदा सेंट्रल जेल है ना, उसमें थे पुणे में। 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के बदले में प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने का यह समझौता हुआ था। कब? इसको पुनः समझौता बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गोदीबाड़ा या बंदरगाह इसको बोलते हैं कि साक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कि कालीबंगा, लोथल, लोथल आंसर आ जाएगा। लोथल में ही मिल रहा है क्योंकि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में आपको बंदरगाह कहाँ से मिलेगा? इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान है साइड में है, तो आंसर इसका लोथल आ जाएगा। लोथल है कहाँ पे? गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे प्राचीन बंदरगाह कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और डांसिंग गर्ल इस टाइम पे बहुत न्यूज़ में है और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस मौर्य राजा के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे? मेगस्थनीज भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब वो शासन कर रहे थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तब मेगस्थनीज भारत आया था। और इसने एक रचना भी की थी, इंडिका, मेगस्थनीज इंडिका। इसमें मौर्य शासन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, इसने लिखा था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से प्रमुख हिमालयी दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम की साइड से पूर्व की साइड को व्यवस्थित करना है। शिपिकला, जेलेपला, बोमडिला, जोजिला। जोजिला, देखो जोजिला तो है जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है, लद्दाख में। बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में हो गया। जेलेपला सिक्किम, सिपिकला हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ना, वो सबसे पहले आ जाएगा जोजिला 4 नंबर, फिर आ जाएगा सिपिकला हिमाचल प्रदेश आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा जो जेलेपला है, जेलेपला सिक्किम में, और अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला आ जाएगा 3 नंबर पे। तो 41-23 का आंसर आ जाएगा, 41-23 सी आंसर आ जाएगा। लद्दाख, शिपिकला, जेलेपला, सिक्किम, बोमडिला वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये हमें पता है। 1350 मीटर की है और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर किसकी है? राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अनाईमुड़ी पश्चिम घाट की दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के किस नदी पर निर्मित है? पहली बात तो ये याद रखना है, भारत में है। दूसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसमें ये स्थित है। माजुली द्वीप आसाम में है। एकमात्र जिला भी है ये जो नदी के बीच में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना महानदी पर बनाई गई है? हमने पिछले ही उसमें पढ़ा था कि जो चिनाब नदी पर कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं, जैसे लाल, दलहस्ती, ये सारी परियोजनाएं चिनाब पर थी। तो अब महानदी पर भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज के लिए बनाई गई है। तो वो कौन सी? जो हीराकुंड है ना, वो परियोजना बनाई गई है किस पर? महानदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। नागार्जुन सागर नर्मदा नदी पर। भाखड़ा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो इसमें लिखा भी है, भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है। सॉरी, कृष्ण नागार्जुनी सागर है ना, वो कृष्णा नदी पर है। सॉरी, मैंने नर्मदा बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो जो कि बांग्लादेश करता है। और कितनी? 4096 मीटर। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ करता है 106 मीटर भारत बाउंड्री साझा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात ले लो आप, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये 8 राज्य हो गए। अगर आपको मैप मैप अगर आपको याद है ना,
तो आप इसको सही से कर लोगे, मतलब दिक्कत होने वाली है नहीं। मैप से हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। इस तरीके से जा रही है, ऐसे गुजरात से होते हुए नीचे त्रिपुरा से होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सी मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है और सबसे अत्यधिक उपजाऊ है? जो जलोढ़ मृदा है ना भारत की, जो गंगा के मैदान में, गंगा के साथ साथ के क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे ज्यादा उर्वरक भी है और सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में पाई जाती है। लगभग 40% क्षेत्र में उत्तरी मैदान में पाई जाती है। वहीं काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये जैसे ही सूखती है ना काली मिट्टी तो इसमें दरारें पड़ जाती है अपने आप। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं इसको। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह? मैंने बोला था ना 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। तो उसके साथ साथ, क्योंकि उस उसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स की गई थी, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। तो जस्ट नेक्स्ट जो अगला ही संविधान संशोधन हुआ ना 42 के बाद 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और दोबारा से सही किया गया था उन सारे परिवर्तनों को जो 42वें में किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब जो 352 लगता है ना, वो आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से? आयरिश जो संविधान है आयरलैंड की, उससे ली गई थी डीपीएसपी। सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी समवर्ती सूची, अवशिष्ट, हाँ अवशिष्ट शक्ति ली गई थी शायद। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए संविधान के भाग 4 में। मौलिक अधिकार यूएसए से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। आपको ये बताना है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था। मैंने जो बताया था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, उसको सही करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति? राष्ट्रपति शासन अभी मणिपुर में नहीं लगा था, काफी काफी लंबे समय से लगा हुआ है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। 355 में क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को एडवाइस देता है कि भाई राजस्थान में है ना, सॉरी राज्य में है ना, क्या नहीं चल रहा, जो सरकार है ना वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही, या फिर सरकार गिर गई है, स्पष्ट बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उस राज्य में। सारी शक्तियां किसको? राष्ट्रपति के हाथों चली जाती है। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 352 और 356 हमने पढ़ ही लिया। कैग के बारे में क्वेश्चन है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो है, कंप्ट्रोलर इन ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करता है। कार्यकाल इसका सामान्य कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो ये कैग के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान? वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में केवल 14 थी। ये भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट दे देगा आपको, क्वेश्चन आ जाएगा कि मूल संविधान में भारत में कितनी भाषाएं को मान्यता दिया गया था? तो 14 को दिया गया था, बाद में बढ़कर 3 संशोधन किए गए थे, 21, 71 और 92। तो इसमें 1 जोड़ी गई, इसमें 3 जोड़ी गई और इसमें 3 जोड़ी गई, कुल मिला के फिर ये हो गई थी 22, मिला 22 आधिकारिक भाषाएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट में 92 में 4 जोड़ी गई थी, BDMS, बोडो डोंगरी संथाली मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए, और आप पंचायत के चुनाव लड़ने हैं या नगर पालिका के चुनाव लड़ने हैं तो आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी की मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते? मतलब अगर चाहे 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हो ना, तो 2 आर्टिकल ऐसे हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। वो है आर्टिकल 20 एवं 21। 44वें संविधान संशोधन के बाद यहाँ प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 जो कहते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, कि आपको
खुद को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप किसी अपराध को कि आपको दोषी मान लिया जाए और आपको ही कहे कि आपको इस दोष को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, आपको साक्ष्य के रूप में यूज़ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा 21 में जो प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम साइंस के क्वेश्चंस की ओर आते हैं तो यदि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, गुरुत्वीय बल दूरी के जो गुरुत्वीय बल होता है ना, गुरुत्वीय फोर्स जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? दूरी के जो डिस्टेंस है उनके बीच में दूरी कितनी है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। एफ प्रोपोर्शनल 1/r। अगर दूरी को r मानेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए दूरी दोगुनी करने पर बल घटकर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर दोगुनी कर दे 2 का स्क्वायर 4 और फोर्स का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी को के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि बड़ा देखने के लिए किसका? अवतल दर्पण के पास की वस्तुओं को बहुत बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है किसका? अवतल का। वाहनों के साइड के मिरर में भी उत्तल दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा। निम्नलिखित क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो सीमेंस या महो जो है वो किसका? विद्युत चालकता का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का क्या है? ऐसा ही मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो ओम प्रतिरोध का है, और ओम मीटर प्रतिरोधकता का ओम के साथ मीटर आ जाएगा। सीमेंस महो हमने देखा ही अभी विद्युत चालकता का है। एम्पियर विद्युत का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष की बात दूरी पहली बात तो दूरी का है और फिर खगोलीय दूरी का। दूरी में भी खगोलीय दूरी का है। समय प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक लाइट ईयर कम, इसका मान कितना होता है? 9.96 गुना 10⁻15 मीटर दूर तक चला जाता है। और इसकी दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कोई पूछे ना तो प्रकाश वर्ष नहीं होता, उससे भी बड़ा होता है पारसेक। एक पारसेक इकाई हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती है? ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले की जो क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो ठोस माध्यम होता है ना उसमें ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे होते हैं, जिनके चलने के माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में, वैक्यूम में यात्रा नहीं करती, निर्वात में बिल्कुल नहीं चलती और ठोस में सबसे ज्यादा चलती है क्योंकि अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। इनकी गति ठोसों में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीधे नहीं पूछा। ठोस स्टील दिया हुआ है, स्टील, इसके तो कोष्टक में लिखा होगा। अगर आप स्टील ठोस नहीं भी लिखा होता तो पता चल जाता हमें कि स्टील ठोस है और ठोस में इसकी गति सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें केमिस्ट्री से है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान और स्थिर दबाव पर गैसों के समान अनुपात में अणुओं की संख्या समान होती है? तो जो एवोगाद्रो का जो नियम है ना वो बताता है हमें। इसके अनुसार क्या होता है? V प्रोपोर्शनल N होता है, यानी बोयल के नियम में तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। प्रेशर होता है 1 जो आयतन है V, P प्रोपोर्शनल 1/V होता है, और V प्रोपोर्शनल N होती है अवगाद्रो संख्या के समानुपाती होती है। चार्ल्स के नियम में दाब क्या होता है? स्थिर रहता है। तो स्थिर तापमान और दबाव पर किसी गैस में समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाद्रो का जो नियम है ना वो बताता है एवोगाद्रो की जो संख्या कितनी होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेकिंग सोडे का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? NaSCO3 तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, और इसका नाम की बात करें तो इसको धोने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे को तो बोलते हैं Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग जो सोडा होता है ना उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? जो ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उनसे जो ईंधन निकलता है कि जलने से उत्सर्जित होती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्रीन हाउस गैस के लिए भी और पृथ्वी को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। हालांकि जलवाष्प सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रीन हाउस घटक है।
लेकिन मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित गैसों की बात करें तो CO2 सबसे प्रमुख जिम्मेदार है। जलवाष्प में भी ये क्या करता है, ग्रीन वाष्प के लिए वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। कौन? जलवाष्प। जलवाष्प आपको लगेगा कि जलवाष्प तो पानी की बूंदें होती है, वो कैसे ग्रीन हाउस को बढ़ाएंगे? ये इस तरीके से बढ़ाते हैं कि ये जैसे सूर्य का प्रकाश आता है इन बूंदों में पड़ता है ना जलवाष्प की पे, ये उसको प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ तो परावर्तित कर देते हैं, कुछ को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करेंगे तो अब क्या होगा, उसको खुद में अवशोषित करके रख लेंगे तो इनकी ऊष्मा बढ़ जाएगी, मतलब ये गर्म हो जाएंगे और टेम्परेचर धीरे धीरे पृथ्वी का बढ़ने लगे। धीरे धीरे टेम्परेचर भी धीरे धीरे पृथ्वी का बढ़ने लगेगा। सभी कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लो, उसमें एक तत्व ऐसा है जो अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, तो वो है कार्बन। कार्बनिक तत्व में कार्बन तो होने वाला ही है। कनोटी श्रृंखलन क्षमता के कारण लाखों यौगिक बना सकते हैं। सभी सजीवों एवं कार्बनिक पदार्थों का आधार क्या है? कार्बन है। कार्बन जो C60 है ना, उसका यूज कहाँ किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खट्टे दूध या दही का खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण? सिट्रिक अम्ल जो है ना, सिट्रिक जो अम्ल है वो पाया जाता है किसमें? है जो ऑरेंज वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। और दूध में और दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में बदल देता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक किसमें? सिरके में पाया जाता है। और नींबू खट्टे फलों में कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक जो है वो किसमें पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोशिका के किस अंग को आत्मघाती? लाइसोसोम को आत्मघाती तैले कहते हैं, क्योंकि जो भी कोशिका वगैरह खराब हो जाती है, जो जिनकी जो मतलब एक्सपायरी डेट हो जाती है, कोई कोशिका की एक्सपायरी डेट तो सबकी होती है ना, तो किसी कोशिका की हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको ये खुद ही खा जाता है, तो लाइसोसोम कहते हैं। पाचन एंजाइम, यह एक पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाता है, खुद ही फट जाएगा और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। राइबोसोम के प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस एक विटामिन की कमी से रेतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रेतौंधी रोग होता है। इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चोट लगने के स्थान पर रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त का कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो हमने कल विटामिन अगर पूछे तो विटामिन कौन सा जिम्मेदार है, तो हमने पढ़ा था कि विटामिन के जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर कोई प्रोटीन पूछे रक्त का थक्का जमाने, कोई कौन सा घटक पूछे अलग, तो प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं वो जिम्मेदार है रक्त का थक्का जमाने के लिए। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ना उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। यह शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पौधों की जड़ों में पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? जो जाइलम है ना उसके द्वारा किया जाता है, कि जड़ों से खींचेगा और पत्तियों तक, तनों तक, फूलों सब तक पहुंचा देगा। कौन? जाइलम जो ऊतक होता है। सोट्रिंग जैसे जाइलम जैसे जल का परिवहन, ट्रिक है याद करने की, याद रख सकते। फैसे फ्लोएम फूड का परिवहन, जल का परिवहन करेगा जाइलम, फूड यानी भोजन का परिवहन करेगा फ्लोएम, एफ से, और जैसे जल, एफ से फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे आरआरबी की स्थापना की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो वो जो नरसिम्हन समिति है ना उसने सिफारिश किया था 1975 में। सिफारिश 2 अक्टूबर 1975 में भारत के पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। इसमें आरआरबी प्रथम बैंक था। 1975 में बनी थी समिति। 1975 में ही 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। भारत में स्टैगफ्लेशन शब्द के सही संदर्भित। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी जो है, इनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है। ये तीनों सारी कंडीशंस, यहाँ तक कि मंदी की स्थिति भी है, मंदी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है। इस सारी स्थिति एक साथ हो जाए तो इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो स्टैगफ्लेशन होता है उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी एवं धीमी आर्थिक वृद्धि। तो स्टैगफ्लेशन हो जाता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था, महंगाई सबसे मिलकर बना होता है। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जटिल स्थिति होती है, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोजगार है नहीं, आर्थिक ग्रोथ भी हो नहीं रहा। और में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? जो MS स्वामीनाथन है, जिनकी
अभी हाल ही में 2025 में डेथ हुई थी। तो इनको 1960 के दशक में उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। वहीं वर्गीस कुरियन को तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था पिछले ही आपके एग्जाम में, पिछले मतलब कल के एग्जाम में। नॉर्मन बारलो को विश्व के हरित क्रांति, ये जो नॉर्मन बारलो को, भारत का तो एम एस स्वामीनाथन, और नॉर्मन नॉर्मन जो बोरलॉग है ना, वो विश्व के स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीडीपी की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है एनएसओ। और ये किसके तहत कार्य करता है? मोस्पी के तहत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करता है। मोस्पी के तहत सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत की राष्ट्रीय आय जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य क्षेत्र या यूटीज में स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें दो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये दे दिया एक क्वेश्चन, और हंगुल के लिए, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको, मामरक के लिए प्रसिद्ध है। तो दच्चीगाम है ना, ये है जम्मू कश्मीर में। दच्चीगाम श्रीनगर के पास। राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त जाति हंगुल का एकमात्र प्राकृतिक स्थान है। एकमात्र है मतलब एक भारत में केवल एक जगह पे पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर आ गया, श्रीनगर आ गया। घूमर किस राज्य का एक पारंपरिक मत अधिक लोकप्रिय नृत्य है? राजस्थान का है। राजस्थान के लिए जो भील जनजाति की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया, बाद में से राजपूत समुदाय द्वारा अपनाया गया, और राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्योंकि जो यूएन के में ज़्यादातर जो मतलब छः उसकी मेन बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, तो उनके सभी के मुख्यालय मैक्सिमम के न्यूयॉर्क में है, छोड़ करके इसको द हेग को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक किसने जीता था? सबसे पहले जो करुण मल्लेश्वरी जो थी, उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में, और भारोत्तोलन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था सिडनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामसर साइट के बारे में होता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित में से किस संरक्षण एवं सतत उपयोग से संबंधित है? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों या दलदली भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो ईरान के रामसर शहर में एक संधि पर हस्ताक्षरित हुए थे। भारत ने तो 1982 में जाकर हस्ताक्षरित किए थे। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। भारत में कुल 100 वेटलैंड्स हो चुकी है। 99 भी जो थी यूपी की शेखा झील थी, और जो 100 भी जो अभी अभी बनी है वो कौन सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोलते हैं? जो जैसे विकल्प होता है ना, ऐसे हर चीज का एक विकल्प होता है, तो नोबेल पुरस्कार के विकल्प के रूप में जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है उसको जाना जाता है, उन लोगों को दिया जाता है तो पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के लिए व्यवहार समाधान पेश करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये चर्चा में बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक सींग वाले गैंडे जो काजीरंगा में पाया जाता है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क हमने पिछले किसी क्लास में पढ़ा था कि असम में स्थित है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया। यह दुनिया के जितने भी गेंडे पाए जाते हैं ना, एक सींग वाले गेंडे, उनका 2/3 भाग किस में पाया जाता है? प्राकृतिक गेंडों अगर काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मिनी काजीरंगा के नाम से किस उद्यान को, किस उदाहरण को मतलब किस नेशनल पार्क को जानते हैं, उद्यान को जानते हैं। एकात्म कैलाश मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो जो महाराष्ट्र के जो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद है वहां पे स्थित है। कौन सी? एलोरा की एकात्म कैलाश मंदिर, मतलब एक पत्थर को काट कर पूरी गुफा बना दी गई। तो एलोरा गुफा राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। गुफा तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मनीला फिलीपींस के मुख्यालय वाले एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मनीला फिलीपींस में इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 1966 में। 1966 में 19 दिसंबर को एशियाई डेवलपमेंट बैंक किसकी, जैसे आईएमएफ था ना यूरोप में,
और यूएसए में उसी के तर्ज पे ये एडीबी बनाया गया था एशिया के लिए भी, जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। वर्तमान में 68 सदस्य हैं इसमें। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगने से ज़्यादा ये है कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो 100 थे, हमने उसके अलावा बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और जुड़े ही रहना, क्योंकि अभी जब तक आपका एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, तब तक हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो शेयर करना उन सभी लोगों के साथ भी जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।